स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी हमारी चल रही है। 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका की नाम है जल, वाटर, यानी कि यहाँ पर बात होगी जल मंडल की, जिसे कि हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। देखिए, प्रारंभ के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं अपने लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि स्थल मंडल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा वायुमंडल के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल मंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो कि एक ग्रह है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके देखिए 71% भाग पर, 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें जो भूमि की, तो वो कितनी है, 29% है। तो जल मैंने आपको कितना बताया, 71% पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। अब ये जो पानी पाया जाता है, इसको देखिए 2 प्रकार के अंदर हम लोग बांट सकते हैं। एक तो कैसा पानी होगा जिसको कि लवणीय जल कहा जाएगा, दूसरा है अलवणीय जल। अब देखिए, लवणीय का मतलब क्या है? लवणीय का मतलब ये है कि ऐसा जल जिसके अंदर नमक की मात्रा होगी, जिसके अंदर नमक मिला हुआ होगा, वो क्या है, हमारा लवणीय जल है। उसके अलावा अलवणीय जल की बात करें तो मीठा पानी, जो कि हम अपने डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीठा जल जिसकी की आवश्यकता होती है हम सभी को, जिसको हम पीते हैं, ये क्या है, हमारा अलवणीय जल है, मीठा पानी इसको बोलते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए तो ये लवणीयता, ये जो शब्द मैंने लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रति 1000 ग्राम पानी के अंदर नमक की कितनी मात्रा है, इसको क्या कहेंगे, उस जल की लवणता कहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। कितने में? प्रति 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम के अंदर बात हो रही है। इसके अंदर से लवण कितना है, यानी कि साल्ट कितना है, नमक कितना है, वही चीज क्या कहलाएगी, इसकी लवणता कहलाएगी। तो देखिए, जो हमारे महासागर हो गए, उसके अलावा ये समुद्र हैं, छोटे सागर हैं, कुछ ऐसी झीलें जिनको कि हम खारे पानी की झील कहते हैं, तो उनका जो पानी है वो कैसा है, लवणीय जल है, यानी कि उनके अंदर नमक की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, नमक जो रहेगा, जिसको कि NaCl भी कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये अगर पानी के अंदर होगा तो देखिए इस पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये पानी जो है महासागरों के अंदर है, समुद्रों के अंदर है, कुछ सागर हैं, इसके अलावा कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं। इसके अंदर जो पानी पाया जाएगा वो हमारे उपयोग के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर देखिए बात करें दूसरी तरफ, जैसे कि हमारी नदियां हो गई, नदियां हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, या फिर हम भूमिगत जल को लेते हैं, तो ये सब चीजें, या फिर जैसे वर्षा का जल, तो ये जो जल होता है इसके अंदर जो लवण की मात्रा है वो बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये पानी जो है पीने में मीठा होता है, इसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये बात हो गई लवण की। तो कितना बताया मैंने, 1000 ग्राम के अंदर नमक की कितनी मात्रा है, ये क्या कहलाएगा, लवणता कहलाएगा उस चीज की। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, बुक के अंदर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एक है मर्त सागर, जिसको कि डेड सी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये कहां पर है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है ये मर्त सागर, जिसको कि डेड सी भी कहा जाता है। तो अगर इसकी लवणता की बात करें तो देखिए कितनी है, 340 ग्राम है पर कितने में, 1000 ग्राम के अंदर, इतनी इसकी लवणता है, 340 ग्राम। यहां पर देखिए 1 लीटर लिखा हुआ है, 1 लीटर के अंदर क्या है, ग्राम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 340 ग्राम 1000 ग्राम के अंदर। तो देखिए, लवणता को जब हम मापते हैं तो किसके अंदर, परसेंटेज के बाद एक 0 लगा दिया जाता है। अब परसेंटेज का तो क्या मतलब है, प्रतिशत, यानी कि
हर एक 100 के अंदर की बात होती है, प्रतिशत यानी कि 100 के अंदर से। अब यहां पर 1000 के अंदर मेजर कर रहे हैं तो परसेंट के बाद 0 लगा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? प्रति 1000। तो उसकी लवणता मृत सागर की इतनी है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी लोकेशन क्या है तो ये कहां पर है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर ये स्थित है। तो ये चीज याद रखनी है, कई बार इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। तो ये हमने जाना लवणता के विषय में। अब देखिए ये पानी को जिस प्रकार से हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया, एक तो हमारा लवणीय जल है, दूसरा अलवणीय जल। तो देखिए अगर इनकी अलग अलग हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से कि भाई कहां कहां पर कितना जो है पानी पाया जाता है, किस किस रूप के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हमारे अलवणीय जल। अलवणीय जल यानी कि वो पानी जिसको कि देखिए हम अपने उपयोग के अंदर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो देखिए बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं, हिम नदियां हैं या ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, उनकी चोटियों पर जो बर्फ जमी हुई है, जो बर्फ है वो देखिए हिमपात के फलस्वरूप वहां पर जमी है, या फिर जैसे जलवाष्प वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होकर जमने लगी। तो इस प्रकार से जो बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी है तो पानी, जो पानी है, जो जल है, वो वातावरण के अंदर देखिए तीनों स्वरूप के अंदर पाया जाएगा। जैसे कि वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर वो जलवाष्प भी है। जैसे अगर बात करें वो देखिए लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड तो है ही पानी अपना। अगर बात करें तो वो ठोस भी हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल है बर्फ, बर्फ के रूप में पाया जाएगा। और कहां पर? ग्लेशियर या पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर। तो देखिए अगर बर्फ की बात करें तो जो ग्लेशियर्स हैं, हिम नदियां हैं, जमे हुए रूप में देखिए तकरीबन 2% जो पानी है वो इस पूरी पृथ्वी पर रहता है। 2% तो यहां हो गया। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट हम, तो देखिए जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो हमारी धरती के नीचे पानी है, जैसे कि वर्षा हुई तो पानी क्या है? रिसाव के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाता है, धरातल के नीचे। तो ये क्या है? इसको भूमिगत जल कहा जाता है। भाई इसको देखिए कुओं के थ्रू या फिर जैसे हैंडपंप लगाकर, बोरवेल वगैरह लगाकर इस जल को निकाला जाता है। तो ये पानी जो हमारे उपयोग का है। तो भूमिगत जल की अगर बात करें तो देखिए ये कितना है? 1% भी नहीं है, 0.68% ये क्या है? भूमिगत जल है, ऐसा पानी जो कि अंडरग्राउंड है, धरातल के नीचे है। उसके बाद बात करें तो देखिए कुछ झीलें हैं। झील भी क्या है? जैसे कि वर्षा के परिणाम स्वरूप बना है, कोई गहरा धरातल है, कोई गड्ढा था कहीं पर, तो वर्षा का पानी उसके अंदर संचित होने लगा एक बड़े भूभाग पर, तो क्या बन गया? झील। और अगर वर्षा का पानी उसके अंदर आ रहा है या फिर किसी नदी वगैरह का पानी आ रहा है तो क्या होगी? मीठे पानी की झील कहेंगे इसको, ठीक है। इसका पानी जो हमारे यूज का है। तो मीठे पानी की अगर झील की बात करें तो देखिए ये कितना है? 0.009%। बहुत ज्यादा देखिए कम होता चला जा रहा है। उसके बाद देखिए और हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं मीठे जल को, तो बात करेंगे देखिए जैसे कि बादल है, बादल है या फिर समुद्र की सतह पर क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण जब होता है तो आपको पता है कि जो नमक वगैरह है वो वहीं पर रह जाते हैं और जो खाली पानी पानी है वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए वो भाप के रूप में कहां पर है? वायुमंडल के अंदर है। तो वायुमंडल के अंदर ये जो जल वाष्प के रूप में कितना पानी वहां पर है? तो ये भी बहुत कम मात्रा में है, 0.019%। ये जो है हमारे वायुमंडल के अंदर मौजूद है जल वाष्प के रूप में। उसके बाद देखिए अब जो बर्फ पिघलकर यहां पर पर्वतों पर नदियों का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमारी गंगा नदी है, ये सब क्या है? ग्लेशियर से निकलती हैं। तो अब ये नदियां निकलेगी तो बर्फ क्या है? मीठे पानी का ही एक ठोस रूप है। जब यहां से नदियां निकली तो इनका जो जल है वो कैसा है? अलवणीय जल है, पीने योग्य जल है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कितना है? देखिए 0.001%, और ज्यादा कम हो गया। तो अगर आप सब इनको जोड़ेंगे तो देखिए तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि भाई वैसे तो ज्यादा बनेगा थोड़ा, पर आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि देखिए 2.5% तक, यानी कि 2.5% जो जल है वो केवल हमारे उपयोग का है। दूसरी तरफ अगर लवणीय जल की बात करें जिसके अंदर की नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो देखिए ऐसा क्या है? हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग पर क्या है? महासागर स्थित है, सागर या महासागर। इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा जल इनके अंदर रहता है, 97.3%।
अगर 100% हम मान के चल रहे हैं तो अकेला बड़ा हिस्सा 97.3% किसके अंदर है, महासागरों के अंदर है, जो कि लवणीय जल है, नमक की मात्रा है, हमारे उपयोग का नहीं है। दूसरी तरफ देखिए क्या होता है, कुछ झीलें भी होती है नमकीन पानी की, यानी कि जिनको कि खारे पानी की झील कहा जाता है, तो इसके अंदर भी होता है देखिए 0.009%। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कह सकते हैं कि देखिए राउंड फिगर में वो 2.5 था, तो ये कितना है 97.5%। अब देखिए 97.5% कैसा जल है, लवणीय जल है, खारा पानी है, इस्तेमाल का नहीं है। दूसरी तरफ 2.5% है, ये हमारे काम का है। इसके अंदर भी देखिए जो 2% है बर्फ के रूप में, इसको हम काम में नहीं ले सकते। यहां से पिघल कर जो इतना पानी आता है 0.0001% नदियों के अंदर ये काम में लिया जा सकता है। वायुमंडल की जल वाष्प भी देखिए किसी काम की नहीं है जब तक कि वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर न आ जाएं। उसके अलावा भूमिगत जल भी देखिए निकाला जा रहा है तो काम में आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं इतने बड़े भूभाग पर जल होते हुए भी जल नहीं भी है। तभी तो रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राख ये बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि हम लोगों को पानी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। जल है तो कल है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए ये पानी का वितरण था। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र के बारे में कि जल क्या है। ये जो जल का देखिए हमने कहीं कहीं पर ये जमा अलग अलग रूपों के अंदर है, तो किस प्रकार से ये एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित होता है, और पृथ्वी पर जितना जल है हमेशा उतना ही जल बना रहता है। तो ये चीजों को हम देखते हैं जल चक्र के माध्यम से। तो देखिए, तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। अभी आपने देखा कि पृथ्वी के भूभाग पर जो जल है देखिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर क्या है संग्रहित रहता है। तो देखिए ये जल कभी एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है, कभी एक रूप से दूसरे रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर जो टोटल जल है वो जितना है उतना ही हमेशा बना रहेगा। तो देखिए इसी चीज को हम देखते हैं जल चक्र क्या है। तो देखिए ये है हमारे जिस प्रकार से ये महासागर हैं, महासागर, और महासागरों में क्या है बहुत ज्यादा जलीय राशि भरी हुई है, ये महासागर है। तो महासागरों में कितना है पानी, अभी हमने पढ़ा था लगभग मान सकते हैं 97% खारा जल है, ठीक है। इसका बड़ा हिस्सा तो महासागरों में, कुछ जिस प्रकार से ये झीलें हो गई, ये धरातल है, महाद्वीप है, इसके ऊपर ये क्या है झील है इस प्रकार से। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए पथरीली जगह नहीं है, मैदानी भाग है, यानी कि मिट्टी बिछी हुई इस क्षेत्र के अंदर मैदानी भाग है। उसके बाद जिस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सब चीज़ें आप समझते रहें, जल चक्र क्या है समझ आ जाएगा। उसके बाद और आगे जा रहे हैं तो ये है पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वत हैं। तो देखिए अब पानी कहाँ कहाँ पर है, पानी देखिए महासागरों के अंदर है, महाद्वीपों पर जो झीलें हैं, या फिर पर्वतों से देखिए पर्वतों के ऊपर क्या है इस प्रकार से ये आइस कैप है, बर्फ के रूप में इस प्रकार से जमा है। ये क्या है बर्फ है, ग्लेशियर है, यहीं से ही हमारी नदियां निकलती है, ये नदियों के रूप में जा रहा है यहाँ से पानी। तो देखिए प्रारंभ कहाँ से होता है, अब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो देखिए हर जगह पर पड़ेंगी सूर्य की किरणें, रेडिएशन। उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ है सूर्य, ये सूर्य की किरणें चारों तरफ पड़ रही है, तो सूर्य की किरण देखिए जब महासागरों पे पड़ती है तो महासागरों का पानी जो है वो गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि वो वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है, वेपराइजेशन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए भाप बनकर वो धीरे धीरे वो जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, इस प्रकार से वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। जल वाष्प, जल की छोटी छोटी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती जाएंगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाता है ऊंचाई के साथ। पढ़ा था ना 165 मीटर की ऊंचाई के साथ क्या है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। तो इस प्रकार से ऊपर जाती जाएंगी तो कमी इनके अंदर होती जाएगी।
अब कमी होगी तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो देखिए संघनित होना प्रारंभ हो जाएगी, एक दूसरे के पास पास आना प्रारंभ हो जाएंगी। अब जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलती हैं तो क्या होता है, बूंदों का निर्माण होता है। सर्दियों में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि देखिए जो गाड़ी वगैरह खड़ी होती है बाहर, तो उस पर क्या है, ओस की बूंदें जम जाती हैं। तो जब ओस की बूंदों पर आप इस प्रकार से हाथ चलाते हैं, वो बूंदें जब बिल्कुल नजदीक नजदीक आती हैं तो देखिए क्या होता है, वो पानी के रूप में एकदम से बूंद बहती हुई नीचे आने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट मिलके क्या होगा, बूंदों का निर्माण कर लेगी इस प्रकार से। और जब बहुत सारी बूंदें मिल जाएंगी तो क्या बनेगा, बादल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर ये क्या बन गया, ये क्लाउड्स बन गए, बादलों का निर्माण हो गया। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बूंदों का आकार है वो गोल क्यों होता है, तो ये किस वजह से हुआ, पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पृष्ठ तनाव। तो बूंदों से, बहुत सारी बूंदों से इस प्रकार से क्लाउड हो गया। अब ये जो क्लाउड्स है ये देखिए गति करते हुए कहीं भी जा सकते हैं, भैया यहाँ आप स्थल की तरफ भी आ सकते हैं, पहाड़ियों की तरफ भी जा सकते हैं। इस प्रकार से जो बादल है वो हवा के साथ गति करता रहता है। तो देखिए बाद में क्या होगा, इन्हीं क्लाउड से ही वर्षा होगी, इस प्रकार से वर्षा होगी। वर्षा भी देखिए अलग अलग रूपों में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि जल के रूप में भी हो सकती है। अगर बात करें तो देखिए हिमपात के रूप में भी हो सकती है, ओलों के रूप में भी हो सकती है, ओलावृष्टि के रूप में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वर्षा होनी प्रारंभ हुई। ये वर्षा कहाँ चली गई, महासागरों के अंदर चली गई। अब यहाँ पर जो वर्षा हो रही है इस प्रकार से, तो ये वर्षा देखिए झीलों के अंदर चली गई, उसके अलावा मिट्टी पर गिरी तो क्या हुआ कि भूमि के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, भूमि में रिसाव के द्वारा ये नीचे चली गई, तो ये क्या हो गया, भूमिगत जल हो गया। इस प्रकार से यहाँ चली गई। अब भूमिगत जल यहाँ पर जब इकट्ठा हो गया तो पेड़ों की जो रूट्स थी, जो जड़ें हैं, उन्होंने क्या किया कि जल को एब्जॉर्ब किया अपने लिए। उसके बाद ये पेड़ पौधों के अंदर चला गया इसी प्रकार ये जल। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किया तो उसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो जो एक्स्ट्रा नमी है खुद के अंदर, उसको जल वाष्प के माध्यम से निकालते हैं। अब ये निकालेंगे तो ये वापस से जल वाष्प क्या है, ऊपर जा रही है, जल वाष्प ऊपर जा रही है। यहाँ पर बारिश हुई, समुद्र के अंदर जो पानी गया वो फिर से जल वाष्प के रूप से ऊपर जाना प्रारंभ हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ चल पड़ेगी। अब यहाँ पर पौधों ने ये पानी लिया तो यही प्रोसेस चल पड़ा, वाष्पोत्सर्जन से क्या हुआ, ये पानी ऊपर जाना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा जब यहाँ पर देखिए सूरज की किरणें गिरेगी गीली जमीन पर, तो यहाँ भी क्या होगा कि जो नमी है वो सूरज की गर्मी के माध्यम से वो भी ऊपर जाना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। वो प्रश्न इस प्रकार से यहाँ भी प्रारंभ हो गया। उस प्रकार से यहाँ बादलों ने क्या किया था, बर्फ के रूप में, स्नोफॉल के रूप में यहाँ बर्फ गिरी थी, तो गर्म सूर्य की गर्मी से वो धीरे धीरे पिघली तो नदियों में आना प्रारंभ हो गया, ठीक है, नदियों में आ गया। नदियों के ऊपर फिर से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ से फिर से वेपराइजेशन प्रारंभ हो गया। ये सब चीजें, नदियां जो है उनका जल दोबारा से आप देखेंगे कि कहां पर, महासागरों के अंदर आकर मिल जाता है। तो ये क्या है, ये जल चक्र है। जल चक्र है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर पहुंच जाता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ वेपराइजेशन हुआ, यहाँ का पानी देखिए कहीं भी गया हो, चाहे ग्लेशियर पर गया बर्फ के रूप में, नदियां बनी, नदियों से बहकर यही पानी क्या है दोबारा से समुद्र में आ गया। या किसी भी प्रकार से देखिए झीलों से शुरुआत हुई तो वापस घूम फिर के वहीं पर आ गया। तो ये सब क्या है, ये जल चक्र है। जल चक्र है, जल जहां से चला वहीं पर आ जाता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार में। तो ये चीज याद रखनी है, जल चक्र। तो एक चीज और याद रखें आप, देखिए 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, विश्व जल दिवस बनाया जाता है, विश्व जल दिवस। इस दिन क्या किया जाता है भाई, जो जल के संरक्षण पर बल दिया जाता है कि किस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं, उसको संग्रहित कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये तो जल चक्र था। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसके अंदर हम अभी पढ़ेंगे कि महासागर की गतियां, जो महासागर का जल है वो किस किस प्रकार से गति करता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है महासागरीय परिसंचरण, यानी कि ओशन सर्कुलेशन। जो देखिए समुद्र का जल है, ये दिखने में हमें भले ही भाई शांत लगता हो, दूर तक देखते हैं, लेकिन ये शांत नहीं है। लहरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमेशा लहरें जो हैं वो आती रहती हैं।
तो समुद्र का जल जो है वो सदैव गतिमान रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता रहता है। तो अगर गतियों की बात करें तो देखिए 3 महत्वपूर्ण गतियां हम लोग कह सकते हैं कि भाई समुद्री जल की होती हैं। तो यहां पर अगर बात करें कि पहली जो है वो है देखिए लहरें, लहर या फिर इन्हीं को ही देखिए तरंग कह सकते हैं, यही है हमारी वेव्स। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो समुद्री जल है वो गति करता है। लहर क्या है? लहर देखिए मान लीजिए ये हमारे समुद्र का मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल यानी कि समुद्र तल। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि जब समुद्र की लहरें जैसे इस प्रकार से कोई हवा चलेगी, ये क्या है? समुद्र है, महासागर है और यहां पर है महाद्वीप। तो देखिए समुद्र से जब हवाएं महाद्वीप की तरफ चलेंगी, समुद्र से हवाएं महाद्वीप की तरफ चलेगी, जिसे कि हम क्या कहेंगे? समुद्री पवन। समुद्री पवन कहा जाएगा, सी ब्रीज इसको कहते हैं। तो जब ये पवन चलेगी तो अपने साथ में क्या करेगी? पानी की सतह के ऊपर जो पानी है इसको भी हिलाते हुए अपने साथ में बहाने की कोशिश करेगी। तो इसी का ही क्या परिणाम है कि पानी के अंदर देखिए इस प्रकार से लहर उठती यहां तक तट तक पहुंचेगी। तो ये समुद्री पवन के थ्रू हुआ। उसके बाद देखिए जो पवन महाद्वीप से समुद्र की तरफ चलती है वो कौन सी है? स्थलीय पवन उसको कहा जाता है, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली, जिसको कि लैंड ब्रिज भी कह सकते हैं। तो जब ये पवन चलेगी इस प्रकार से तो ये क्या करेगी? लहरों को फिर से वापस की तरफ ले जाएगी। तो यहां पर हम समझे कि देखिए जो पवन, ये जो वेव्स हैं जिनको कि हम तरंग या फिर लहर कह सकते हैं, ये किसका परिणाम है? ये हवाओं के कारण यानी कि पवन के कारण उत्पन्न गति है। ये समुद्र के पानी की पवन के द्वारा उत्पन्न गति को क्या कहेंगे? इसको ही लहर कहा जाएगा, तरंग कहा जाएगा। तो देखिए हवाएं जितनी अधिक तेज होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो लहरों का देखिए आकार प्रकार है या गति है वो उतनी ही अधिक होगी। जितनी ही कम होगी उतना ही क्या होगा? उतनी ही कम रहेगी। अब देखिए कई बार क्या है, जैसे कि अगर तूफान का मौसम हो गया, तूफान आ गया है, हवाएं बहुत ज्यादा तेज गति से बह रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि ये जो लहरें हैं बहुत अधिक तेजी से आएंगी, बहुत अधिक ऊंचाई तक भी जाएंगी। और परिणाम क्या होगा? परिणाम इनका विनाशकारी होगा। और देखिए अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हवा जितनी ज्यादा तेज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा अधिक होगी। अगर 1 मिनट में भाई 6 से लेके 8 बार आए तो क्या है? लहरें खतरनाक नहीं होती, उनको संरचनात्मक लहरें या संरचनात्मक तरंगे उनको कह दिया जाता है। अगर वो बार बार आ रही है 1 मिनट के अंदर 13-14 बार आ गई तो वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव वेव्स उनको कहा जाता है, विनाशकारी वो तरंगे बन जाती हैं। तो ये चीज याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये लहरों का और अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे कि समुद्र है, ये समुद्र था तो इसके नीचे जो देखिए समुद्र का तल जो है नितल बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट है जो बॉटम है उसको नितल कहते हैं, समुद्र का नितल। और ऊपर का जो है ये क्या है? इसको तल बोलते हैं। तो नितल के अंदर देखिए कोई अगर घटनाएं हो जाए, जिस प्रकार से कि अगर भूकंप का केंद्र क्या हो, यही समुद्र के नितल में हो, भूकंप हो गया है। उसके अलावा अगर जैसे कोई प्लेट्स वगैरह हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो प्लेटें अगर गति कर रही हैं, अगर गति कर रही हैं भाई एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं या दूर हो रही हैं तो वो गति हो गई। उसके अलावा यहाँ पर भी क्या है? भूसंकलन वगैरह, जहाँ पर नीचे भी तो चट्टाने वटाने रहती हैं, अगर वो इधर उधर होनी प्रारंभ हो जाए तो इन सब के कारण भी क्या है? बड़ी बड़ी विनाशकारी लहरों का जन्म हो सकता है। इनके अंदर ही एक देखिए सबसे विनाशकारी लहर जो कि मानी जाती है वो है हमारी सुनामी। सुनामी देखिए, सुनामी, अब सुनामी जो शब्द है ये क्या है? जापानी भाषा का शब्द है, जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। और देखिए वहां पर क्या है जापान के अंदर, तो जो जापान है वो आपको पता है भाई द्वीपीय क्या है? देश है। तो उसके अंदर जो बंदरगाह हैं वो काफी संख्या में मौजूद है। बंदरगाह जिनको कि हार्बर भी कहा जाता है या फिर पोताश्रय भी उनको कहा जाता है। तो जापान जैसे इस प्रकार से है। तो देखिए ये जो जगह होती है ना, कटे फटे जो तट रहते हैं, इनको हमने पढ़ा भी था, दंतुरित इनको तट कहा जाता है। तो ये किसके लिए? बंदरगाह बनाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो ये जगह यहाँ पर बंदरगाह होते हैं। तो क्या है कि बड़े बड़े जो समुद्री जहाज है वो यहाँ पर आकर रुकते हैं।
और यहां पर रुके तो इसको क्या कहा, बंदरगाह, हार्बर या फिर पोर्ट सिरेन को कहा जाता है। तो जापान के अंदर क्या है कि सुनामी वगैरह बहुत ज्यादा आती है। जब सुनामी यहां पर आती है तो क्या होता है कि ये पोत जो है, देखिए बड़े बड़े जो जहाज खड़े रहे हैं इनको भी वो डुबा देती है। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया जापान वासियों ने, इनको हार्बर वेव्स कहा जाता है, पोताश्रय तरंगे भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हार्बर वेव इनको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो सुनामी का कारण क्या है, सुनामी का क्या कारण क्या है, तो भूकंप इसका मेन कारण है। भूकंप की वजह से जो सुनामी तरंगे हैं ये उत्पन्न होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो सुनामी वेव्स हैं, जो हार्बर वेव यानी कि सुनामी वेव है, क्या ये भूकंपीय तरंगे हैं, क्या ये भूकंपीय तरंगे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। भूकंपीय तरंगे जो है वो हमने पढ़ी थी, देखिए पी वेव है, एस वेव है और एल वेव है, ये भूकंपीय तरंगे हैं। लेकिन अगर सुनामी की बात करें तो ये भूकंपीय तरंग नहीं है, ये क्या है, भूकंप जनित तरंग है, भूकंप जनित तरंग है ये। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, ये तो बहुत ज्यादा आता है कि सुनामी का क्या कारण है, तो भूकंप, भाई ऑप्शन होंगे भूकंप है, ज्वालामुखी है, क्या है, लेकिन जो मेन कारण है वो क्या है, भूकंप रहेगा। अगर आपको पूछा जाए कि भाई सुनामी जो है किस प्रकार की तरंग है, ऑप्शन के अंदर हो भूकंपीय तरंग है, भूकंप जनित तरंग है, एक दो कोई और ऑप्शन दे दिए हैं, तो याद रखना है ये भूकंप के द्वारा जनित तरंग है। तो ये सुनामी हुआ। एक चीज और याद रखनी है, सुनामी से जो क्वेश्चन आता है कि देखिए 2004 सन 2004 में क्या हुआ था, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र के अंदर सुनामी ने अटैक किया था। तो इसके अंदर देखिए भारत का जो हमारा इंडिया है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, अंडमान निकोबार, तो जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको कि क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये क्या हुआ था, इस 2004 की सुनामी के अंदर जलमग्न हो गया था, डूब गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये वेव्स के बारे में है। अभी हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में पढ़ेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा इसको विस्तार से जानने के लिए मिलेगा। कहीं पर ये ना सोचे कि भाई ये चीज नहीं बताई, वो नहीं बताई, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो ये तो क्या था, तरंग था, वेव्स थी। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण गति है, जो कि समुद्र के, जो महासागरों के जल में जिस कारण से गति उत्पन्न होती है, वो क्या है, ज्वार भाटा, टाइड। ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरी महत्वपूर्ण गति है कौन सी, ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा यही है कि देखिए जब समुद्र का जल एक नियमित रूप से यानी कि भाई डेली होने वाली प्रोसेस है, नियमित रूप से क्या होगा, एक बार ऊपर उठ जाता है, एक बार नीचे की तरफ उठ जाता है, यानी कि पानी का ही मूवमेंट है। देखिए इस प्रकार से, ये अभी मैंने बताया था, ये जैसे है मीन सी लेवल, मीन सी लेवल यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई हम पढ़ते हैं ना, मीन सी लेवल यानी कि समुद्र तल क्या हो, मीन सी लेवल। अब यहां पर क्या है, देखिए अगर समुद्र का जल इस प्रकार से ऊपर उठ गया है, समुद्र का जल इस प्रकार से ये ऊपर उठ गया है, तो ये क्या है, ये ज्वार है। अगर यही जल इस प्रकार से नीचे चला जाए तो इसको क्या कहेंगे, ये भाटा है। तो इन दोनों से मिलकर ये क्या बन गया, पूरा ज्वार भाटा। इस प्रकार से ज्वार भाटा होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर महासागरों में गति होगी। तभी इसको हम किस में पढ़ रहे हैं, महासागरीय परिसंचरण में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ज्वार भाटे का कारण क्या है, ज्वार भाटे के देखिए कई कारण हैं। पहला तो है चंद्रमा, यहां पर चंद्रमा का रोल है, चंद्रमा का आकर्षण बल, यानी कि देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके अलावा वो क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश करता है। तो ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण बल है। दूसरा क्या है, सूर्य का आकर्षण बल। और तीसरी अगर बात करें तो ये क्या है भाई, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है और जो परिक्रमण कर रही है, वो पृथ्वी का घूर्णन ले लो, यहां पर पृथ्वी का घूर्णन। तो ये जो तीन कारण है, ये क्या है, ज्वार भाटा आने के लिए उत्तरदायी है। इनके साथ ही क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो चलिए देखते हैं ज्वार भाटा, देखिए किस प्रकार से आएगा।
तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, आपको पता है, और जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ये चीज पता होगी। उसके बाद देखिए ये जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है, जल है। तो देखिए अभी मान लीजिए कि जल जो है, वैसे तो देखिए समुद्र महासागर चारों तरफ ही है, इस प्रकार से ये जो जल है समुद्र के जो हमारे इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ जल है, ये तो जल है। यहां पर देखिए यहां पर है मून, चंद्रमा क्या कर रहा है, निश्चित पथ पर चारों तरफ इस प्रकार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा के आकर्षण क्षेत्र पर, यानी कि जब जल का हिस्सा, जल का एक हिस्सा क्या होगा, चंद्रमा के जो सामने रहेगा, जो जलीय भूभाग या जलीय क्षेत्र चंद्रमा के सामने रहेगा, तो वो क्या है, चंद्रमा के आकर्षण बल से प्रभावित होगा और इस प्रकार से चंद्रमा देखिए उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये तो नॉर्मल पानी की सतह है, इस प्रकार से जब कोई भी बल उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, अब चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा तो यही जल देखिए इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यही जल क्या हुआ, नॉर्मल सतह ये थी, ये ऊपर की तरफ उठ गया यहां चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से। तो ये क्या बन गया, यहां पर ज्वार बन गया, ये यहां पर क्या है, ज्वार है। तो देखिए एक तरफ तो बनेगा ज्वार और ठीक उसी समय पृथ्वी के विपरीत दिशा पर भी एक ज्वार बनेगा, सेम इसी प्रकार का ज्वार यहां भी उत्पन्न होगा। और इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि देखिए पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसका क्या है, अपकेंद्रीय बल की वजह से ये होगा, अपकेंद्रीय बल। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद आप समझ जाएंगे। जैसे कि भाई हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं, तो देखिए उनका हाथ पकड़ लेते हैं इस प्रकार से और घुमाते हैं ना उनको, जैसे पकड़कर इस प्रकार से पूरा गोल गोल खुद घूमते हैं और उनको भी घुमाते रहते हैं। तो थोड़ी देर तक तो देखिए क्या होगा, हम सीधे एकदम घूमना प्रारंभ होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जब हम जोर से घूम रहे होते हैं बच्चे को लेकर, तो इस प्रकार से बच्चा हमारे हाथ में पैर वगैरह उसके सीधे पूरी तरह से घुमा रहे हैं गोल गोल, तो थोड़ी देर बाद हम खुद क्या है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ झुकेंगे, ठीक उसी जगह झुकेंगे जहां पर कि देखिए बच्चे को अगर हमने इस प्रकार से पकड़ा हुआ है तो हम क्या है, ठीक पीछे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों झुक जाते हैं, अपकेंद्रीय बल की वजह से झुक जाते हैं। तो देखिए इस चीज को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अन्य दूसरे सब्जेक्ट, अभी इतना जान लीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी परिणाम स्वरूप जब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये हाथ है, बच्चे को पकड़ा हुआ है, अगर वो बाहर की तरफ बल लगा रहा है तो ठीक उसी समय जैसे हम पीछे की तरफ झुके थे, तो यहां भी देखिए अब पृथ्वी तो मुड़कर झुक नहीं जाएगी, तो होगा क्या, ये जो पानी है ना यही पीछे की तरफ चला जाएगा बैलेंस को बराबर करने के लिए। तो ठीक एक ही समय पर देखिए क्या हुआ, दो जगह पर ज्वार आ गया। अब ये पानी उठ तो गया है यहां पर, ये पानी कोई खाली नहीं है कि भाई इस बीच में ये क्या है, खोखला है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, ऐसा नहीं है। अब ये जो उठा है यहां पर पानी की अधिकता हो गई, तो ये पानी कहां से आया है, यही साइड से बहकर ही गया है। अब ये साइड से बहकर गया है तो देखिए ये जो सतह है ये इस प्रकार से नीची हो गई है, यहां से यही पानी तो गया है तो ये जगह क्या हो गई, नीची हो गई। तो ये क्या बन गया, ये भाटा बन गया और ये ज्वार है। तो ये आप लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से ज्वार भाटा आया। बाद में जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए ये तो था ज्वार भाटा, इसके अलावा कुछ अन्य भी बताया गया आपकी बुक के अंदर कि किस प्रकार से देखिए जो वृहद ज्वार है, जो बड़ा ज्वार है और जो लघु ज्वार है वो किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए जब अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो बहुत से प्रकार की आकृतियां बनती रहती है तीनों के बीच में आपस में। पूर्णिमा है, अमावस्या है, सबकी क्या है, जब आपस में लोकेशन एक दूसरे को प्रभावित करती है उस प्रकार से। पहली पोजीशन ये सूर्य है, सूर्य, उसके बाद ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ ये चंद्रमा। तो अब देखिए पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के दोनों के आकर्षण क्षेत्र के अंदर है। अब यहां पर देखिए सूर्य का जो आकर्षण है वो पृथ्वी के जल को इस प्रकार से खींचेगा और इसको मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था पीछे से अपकेंद्रीय बल की वजह से यहां पर भी जो जल है उसमें खिंचा हुआ आएगा।
और उसके बाद जो मून है ये भी अपने आकर्षण क्षेत्र से इस जल को खींचेगा, जो कि पहले से खींचा हुआ है इसको और अधिक खींचेगा। इसी प्रकार से जब मून के आकर्षण क्षेत्र में आया तो इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ से ये और अधिक होगा। तो यहां पर एक बात जाहिर है कि नॉर्मल बनने वाले ज्वार की अपेक्षा ये जो ज्वार है ये क्या होगा, ऊंचा होगा, अधिक ऊंचा होगा। तो ये क्या है, उच्च ज्वार है, उच्च ज्वार, वृहद ज्वार जिसको कहा है, ठीक है, ये याद रखना है। इसी प्रकार के एक और पोजीशन जैसे कि सूर्य है, बीच में ये मून इस प्रकार से चक्कर काट रहा है ना, तो मान लीजिए अब मून कहाँ हुआ, बीच में आ गया यहाँ, तो ये मून है और यहाँ पर है अर्थ। तो अब यहाँ पर देखिए सूर्य का भी आकर्षण एक ही दिशा में हो और मून का भी, दोनों का आकर्षण क्षेत्र इस प्रकार से खींचेगा तो जल राशि जो है वो बहुत ज्यादा इस प्रकार से उठेगी। यहाँ से जब यहाँ से ज्यादा उठेगी तो बैलेंस करने के लिए अब केंद्रीय बल से पीछे की तरफ से भी बहुत ज्यादा उठेगी। तो ये दोनों ही क्या बने, इस पोजीशन में ज्वार बने। यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन बन रही है, जब सूर्य चंद्रमा के बीच में अर्थ आ गई है तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, रात रहेगी ना, पीछे वाले हिस्से में रात है। तो रात को जब देखेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं चंद्रमा पर सीधी पड़ती नजर आएगी, तो पूरा चंद्रमा दिखेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा है। तो एक तो ज्वार कब आया, पूर्णिमा के दिन, और यहाँ पर कौन सी अमावस्या की पोजीशन बन रही है, तो अमावस्या के दिन भी यानी कि उच्च ज्वार आया। उसके बाद अगर बात करें निम्न ज्वार क्या है, जब देखिए यहां पर जैसे ये लोकेशन है, अब यहां पर से मून चक्कर काटता हुआ जब इस प्रकार से चक्कर काट रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो मून क्या है, यहां पर भी तो आएगा। उसके बाद जैसे यहां पर जब आएगा मून तो ये वाली पोजीशन ही बनेगी, उसके बाद घूमता हुआ आएगा यहां पर। तो यहां पर इन पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब मून यहां पर है, यहां पर है, यानी कि भाई वो चतुर्थांश में कहा गया है ना, जैसे कि 360 डिग्री का ये कोण बनाता हुआ घूम रहा है। तो चतुर्थांश यानी कि जब ये इस प्रकार से 90 डिग्री का इस प्रकार से कोण बन रहा है, 90 है, इस प्रकार से ये भी 90 है, तो इस प्रकार का जब कोण बनाता है, जैसे कि चंद्रमा यहां पर है, ठीक है, इस प्रकार की पोजीशन, जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है और मून कहां पर है, यहां पर है, या फिर मान लीजिए यहां पर है, ये मून है। तो इन केस में क्या होगा, देखिए चंद्र जो सूर्य का आकर्षण बल है वो पानी को खींचेगा, तो इस प्रकार से आकृति बन जाएगी ये पानी की। इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ भी ज्वार आ गया, उठ गया इस प्रकार से। उसके बाद मान लीजिए मून यहां पर है, ठीक है, यहां पर है मून, तो ये भी पानी को खींचेगा कुछ, और इसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए यहां भी। तो एक ही यानी कि पानी तो सेम ही है हर एक पोजीशन में, पानी की मात्रा। तो देखिए एक ही समय में भाई 4-4 हिस्सों पर इस प्रकार से बल पड़ रहा है, यानी कि थोड़ा उठाव आ गया, तो ये क्या है, छोटा ज्वार बनेगा इस प्रकार से। तो ये क्या है, लघु ज्वार है। ये चीज याद रखनी है। जब अगर मून यहाँ की बजाय यहाँ भी हो तो भी सेम पोजीशन बनेगी, ये भी क्या है, लघु ज्वार है। तो देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे एक अन्य जो चीज रह गई है टॉपिक के अंदर, देखिए महासागरीय धाराएं, जिसके कारण भी क्या है, महासागरों का जल जो है वो बढ़ता रहता है। वो थोड़ा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इस वजह से उसको मैं छोड़ रहा हूं। कल थोड़ा सा उसके बारे में ठीक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को जरूर से लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।